के सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाने में कार्बन के यौगिकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको इतना डीपली, इतना हटके क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हमने धातुओं के साथ नहीं पढ़ी, कार्बन की बात क्यों नहीं की, जबकि धातुओं को सबको लगभग एक साथ ही पढ़ लिया। तो आज का जो ज़माना है, उस ज़माने में कार्बन के जो यौगिक हैं वो बड़े ही यूजफुल हैं, बहुत सारे हैं। कार्बन के एक कैटेगरी के यौगिक होते हैं जिसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उसकी संख्या 2 लाख से ज़्यादा है वर्तमान में। और यूजफुल मतलब आम आदमी के काम आने वाली चीज़ें वो वाले ऐसे हैं। तो हम कल पढ़ चुके थे, द्विबंध तक पढ़ चुके थे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, उसके बाद हमने लॉन पेयर पढ़ लिया था। अब आज आगे लिखिए त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लिखिए, जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो इस प्रकार बना बंध त्रिबंध कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, नाइट्रोजन N2, कल मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड क्यों है, ऑक्सीजन में क्यों है, कैसे पता लगाते हैं। अब ये तो एक रट्टी रटाई बात है कि हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। लेकिन क्यों होगा, कारण क्या है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 की ही रिक्वायरमेंट है, और यहाँ ये 2 जने ही हैं, तो 2 जने हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ने क्या कर रखा है? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है। तीसरा कोई है ही नहीं जिससे ये डिवाइडेशन कर सकें, तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है। अच्छा, एक बात और, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में होते कितने हैं? अब आपको संयोजकता का भी पढ़ना पड़ेगा, तो 5, और ये इनके साझे के इलेक्ट्रॉन हैं। और इस पे हल्का पेन चलाना आप, क्योंकि आप ओ ना समझें उसको, इसलिए। तो ये 3 इसने दिए, 3 इसने दिए, टोटल 6 हो गए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और 3 लाइनें खींच के भी लिखा जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 लाइन, ये ज़्यादातर तो इस लाइनों से प्रदर्शित होता है, तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में। तो लॉन पेयर है क्या इसके पास? एक हाइड्रोजन पे था क्या लॉन पेयर? कल जो हमने करा था नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि लॉन पेयर हो। तो ये भी बात ध्यान रखना कि जनरली, अब वही बात बार बार है कि आप कभी किसी बात को ऐसे ना पकड़ के बैठ जाएं कि भाई मैंने कहा था ऐसा और वो ऐसा नहीं हुआ। ये बात बार बार नहीं बोलनी पड़े कि साइंस 100% किसी भी चीज़ पे कोई भी नियम लागू नहीं होता, उसके गलत साबित करने वाले भी एग्जाम्पल मौजूद हैं। लेकिन फिर वही हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन पे आपको 1 लोन पेयर मिलेगा। 1 नाइट्रोजन पे क्या मिलेगा? 1 लोन पेयर मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। तो ये इसमें नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है। ये भी आप लिख सकते हैं कि N2 में प्रत्येक नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है।
N2 में प्रत्येक नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। अब देखिए यहां पर, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हम पढ़ तो कार्बन रहे हैं, और मैंने पहली बात तो ये सहसंयोजक बंध क्यों पढ़ाया, दूसरी बात है कि सहसंयोजक बंध पढ़ाया तो पढ़ाया, अब उसमें कार्बन का एक भी उदाहरण नहीं दिया, उसका क्या रीजन है। तो देखिए सहसंयोजक बंध इसलिए पढ़ाया है कि कार्बन सिर्फ सहसंयोजक बंध ही बनाता है और कोई बंध नहीं बनाता, तो पहले हमें पता हो कि यह सहसंयोजक बंध होता क्या है। दूसरा, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, तो कार्बन अकेला सिर्फ एक सहसंयोजक बंध नहीं बनाता, एक भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, वो अलग अलग तरीके से बनाता है। तो आपके दिमाग में ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये सहसंयोजक बंध होते कितने हैं, जितनी वैरायटी में कार्बन बनाएगा। ठीक है, तो लिखिए कार्बन अन्य परमाणुओं से निम्न प्रकार से सहसंयोजक बंध बना सकता है। निम्न प्रकार से सहसंयोजक बंध बना सकता है। लिखिए पहला, नंबर 1, 4 एकल बंध यानी 4 सिंगल बॉन्ड, 4 एकल बंध यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि 4 एकल बंध का मतलब कि वो 4 अलग अलग परमाणुओं से क्या बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड बना देगा, यानी 4 तरह के परमाणु। इसके एग्जाम्पल बस अपने को, अब जैसे ये CH4 है, इसमें कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, तो 4 जुड़े हुए हैं तो कार्बन को सिर्फ 4 का ही साझा करना है, वो जितनी जरूरत है ना उतना ही करता है, मतलब जरूरत से ज्यादा परमाणु आमतौर पे नहीं करते हैं साझा। तो कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है, ये 4 से जुड़ा हुआ है, तो आप इसके 4 को 4 में डिवाइडेड कर दो, कितना हो गया, 4 में 4 का भाग लगाया, 1-1, तो इसने 4 अलग अलग परमाणुओं से, अलग अलग का मतलब वैसे अलग अलग नहीं कि परमाणु अलग हो, 4 अलग अलग हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक जैसे ही है लेकिन 4 अलग अलग हाइड्रोजन है, इससे 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए। उसी तरह CCl4, यहां कार्बन ने 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो अब अपने को दिख नहीं रही ना वो एक लाइन, सिंगल बॉन्ड दिख नहीं रहा ना, तो नहीं दिख रहा तो मत दिखे। अब देखिए ये CCl4 में ये 4 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसने क्या बनाए, 4 एकल बंध बनाए, 4 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 4 एकल बंध। एक अकेला कार्बन अगर 4 से जुड़ता है तो इसका मतलब क्या है, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1-1 आएगा, तो 1-1 से उसने साझा किया है, तो यहाँ इसके पास 4 एकल बंध। अब इस कार्बन को देखें, अब देखेंगे सिंगल कार्बन को, जैसे अब यहाँ 2 है, इसको देखें, ये 3 तो किससे जुड़ा हुआ है, और एक ये जो लाइन दिख रही है इसका मतलब ये एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आपको यूँ लग रहा होगा कि ये तो हाइड्रोजन के पास से लाइन है, लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बंध बनाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ पर्सनल होते हैं, ये किसके हैं, केवल इस कार्बन के हैं। तो 3 इस कार्बन ने हाइड्रोजन से बंध बना लिया, और एक ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन केवल एकल बंध ही बनाता है और कुछ भी नहीं बनाता वो कभी भी। तो कितने बंध है इसके पास भी,
4 एकल बंध। इस कार्बन की बात करें 3 किसके साथ और 1 इधर वाले कार्बन के साथ, समझ गए ना। तो 4 इसके देखिए 3 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से, कुल मिला के 4 एकल बंध। आपको ये पूछा जा सकता है इसमें कितने एकल बंध है। फिर इसने दो हाइड्रोजन से 2 कार्बन से, 1 इधर वाले से और 1 इधर वाले से, कुल मिला के बनाए इसने भी 4 ही एकल बंध हैं। समझ में आ गया ना भाई। दोनों हम हाथ दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं, चाहे तो एक तरफ से पकड़ सकते हैं, वो वाली बात है। और इसी तरह ये ठीक है। तो यहाँ जितने भी कार्बन है सबने क्या बनाए हैं, 4 एकल बंध बनाए। अब आपके ये समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी तो फिलहाल हेडिंग ही यही है, तो सबका आंसर 4 एकल बंध ही होगा। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आता है उस समय फिर पता चलता है। ठीक है। तो ये 4 का डिवाइडेशन। अब 4 के हमें टुकड़े करने हैं, तो 4 के एक टुकड़े हमने कर लिए, ये 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 कर लिए टुकड़े। अब 4 के दूसरे क्या टुकड़े हो सकते हैं, 2 + 2, तो 2 मीन्स डबल बॉन्ड, ध्यान रखना ये यहाँ। तो लिखिए दूसरा इसका बंध का टाइप कि 2 परमाणुओं से 2 डबल बॉन्ड, 2 परमाणुओं से 2 द्विबंध। हाँ, 2 अलग अलग परमाणु से 2 द्विबंध। 2 से 2 द्विबंध बनाएगा ना, 1 से तो 2 बना नहीं सकता है। तो देखिए अब यहां पर इसका एग्जाम्पल है ये CO2। अब ये CO2 हम पढ़ते आए हैं, पहले भी आप पढ़ते आए होंगे। इनमें कार्बन ने कौन सा बंध बना रखा है, तो देखिए यहाँ कार्बन 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। अब 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 2 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि द्विबंधी हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता भी देखी जाएगी। ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी संयोजकता कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है मैक्सिमम, ये भी देखा जाता है। ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है, उसकी संयोजकता 2 है। इट मीन्स यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इसने इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना देखी जाए तो ये इस प्रकार से होती है कि कार्बन ने इन दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखे होते हैं, डबल बॉन्ड बना रखे होते हैं। इसी तरह एक होता है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में भी यही चीज कि कार्बन ने सल्फर के साथ में क्या, सल्फर की संयोजकता 2 है, ये ऑक्सीजन के जैसा ही है बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि वो कार्बन से बनाए। यहां ये कार्बन जो है दूसरे कार्बन से भी बना सकता है डबल बॉन्ड। ये कार्बन का यौगिक होता है जिसका नाम है C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसमें देखिए आप, कार्बन सब ऑक्साइड में इस कार्बन ने क्या कर रखा है, इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड, इससे भी डबल बॉन्ड। बीच वाले ने तो दोनों डबल बॉन्ड अपने कार्बन से ही बना रखे हैं। इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड तो इस कार्बन से और एक ऑक्सीजन से, इसने भी एक कार्बन से और एक क्या कर रखा है, ऑक्सीजन से। तो इस प्रकार से जो है कुल मिला के ये है कि भाई कार्बन को अपने 4 पूरे करने हैं। मतलब अब उसको ये नहीं मतलब है कि कैसे पूरे हों, टारगेट पूरा करना है तो वो कैसे भी कर लेता है, चाहे 4 अलग अलग करे, चाहे 2 + 2 के 2 टुकड़ों में करे। यानी वो क्या बना सकता है, 2 द्विबंध भी बना सकता है। ठीक है, उतार लो। ये 2 से जुड़ा हुआ है कार्बन, अगर 2 से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 2 डबल बॉन्ड ही बनाएगा। सामने वाले परमाणु को भी आपको देखना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, आगे अगला। अब 4 के और क्या टुकड़े हो सकते हैं,
3 और 1, तो 3 और 1 भी हो सकते हैं। तो यहां पर इसका मतलब 3 का मतलब एक त्रिबंध और एक एकल बंध। तो ये तीसरा पॉइंट लिख लें, एक त्रिबंध, एक त्रिबंध और एक एकल बंध। जैसा इसका एग्जाम्पल है ये HCN। अब देखिए यहां भी 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, भले ही एक जैसे नहीं है लेकिन 2 परमाणु भी है। तो अब यहाँ क्या है, तो यहाँ जुड़ा हुआ है उसका भी नेचर देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो सिर्फ ये एकल बंध ही बना सकता है, लेकिन कार्बन को तो पूरे कितने करने हैं, 4। तो अब कितने बाकी रह गए, एक हाइड्रोजन से पूरा कर लिया तो 3 बाकी रह गए। इसका मतलब कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ क्या बना रखा है, ये आपको दिखाया नहीं जाएगा त्रिबंध, वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये आपको ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा इस तरह से। ये इसमें एक एकल बंध और एक त्रिबंध, और ये कार्बन आपस में भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी कार्बन ने आपस में त्रिबंध बना लिया, तो 3-3 तो खुद ने एक दूसरे से पूरी कर ली अपनी सूचकताएं। अब बाकी एक बची, उसके लिए क्या ले आए, हाइड्रोजन लेके आ गए। तो 3, एक त्रिबंध और एक क्या हो गया, एकल बंध। उतार लो। 4 के जो टुकड़े हैं वो हो गए 1 + 1 + 1, यानी कि 4 बार 1, 2 + 2 और 3 + 1। और भी हो सकते है कोई वैरायटी इसमें, 4 के टुकड़ों की और भी वैरायटी हो सकती है क्या, हाँ कौन सी हो सकती है, हाफ नहीं करना, हाफ बंद नहीं होता, बंद एक ही होता है, टुकड़ों में नहीं होता सहसूचक बंद कभी। एक टाइप और है, लिखिए, एक द्विबंध व 2 एकल बंध, एक द्विबंध व 2 एकल बंध। एक द्विबंध व 2 एकल बंध, ये भी तो 4 के टुकड़े हो गए ना, 2 + 1 + 1, कि एक द्विबंध और 2 क्या, सिंगल बॉन्ड, यानी 3 परमाणुओं से वो जुड़े, और 3 में से 2 से तो क्या बना दे, डबल बॉन्ड बना दे, सॉरी 1 से तो डबल बॉन्ड बना दे और 2 से क्या बना दे, सिंगल बॉन्ड बना दे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि ये कार्बन है, इसने दूसरे कार्बन से तो डबल बॉन्ड बनाया, 2 का साझा तो इससे किया, बाकी बचे हुए के लिए 2 अलग अलग क्या कर लिए, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इसी तरीके से जैसे ये है CH2O, अब यहाँ बंध दिखा नहीं रखा, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बंध कौन सा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये कार्बन के पर्सनल खुद के ही होते हैं, अगर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन होते तो वो इधर लिखे हुए होते राइट साइड में। तो इसके पास ये 2 तो इसने हाइड्रोजन से बंध बना लिए। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध है, ये डबल बंध है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके 4 संयोजकता है, उसमें से 2 इसने पूरी कर ली, बाकी की 2 रही, तो ये डबल बॉन्ड है। तो इसकी जो संरचना है वो हम कैसे बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये भी इसका एक प्रकार हो सकता है। वो वैरायटी है बंध बनाने की, कि वो किस किस प्रकार से बंध बनाता है। ठीक है, अब मैंने जैसे ये बताया कि भाई कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा हैं, भले बाहर में ज्यादा नहीं होंगे, बाहर में ऑक्सीजन के होंगे, लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन के यौगिक हैं वैरायटी में।
और सबसे ज़्यादा यूजफुल भी कार्बन के यौगिक हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न होता है ऐसा? तो लिखिए, एडिंग श्रृंखलन, श्रृंखलन लिखिए, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर कई प्रकार के श्रृंखलाएं व वलय वाले यौगिक बनाता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अब ये कार्बन के इतने ज़्यादा यौगिक क्यों पाए जाते हैं, इतनी वैरायटी, इतने सारे यौगिकों का होने का रीज़न एकमात्र क्या है? श्रृंखलन है। कि कार्बन में दूसरों से जुड़ने के खुद से मेन तो ये है कि खुद के जो कार्बन है, कार्बन के इतने सारे यौगिक होने का कारण है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने के बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति रखता है। समझ में आ गया ना? तो ये इस वजह से इसकी बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। इसके खुद के दूसरे यानी खुद जैसे जो हैं उनसे जुड़ने की जो क्षमता है, जिसको कि क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इस श्रृंखलन के कारण से एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ के क्या बनाता है? लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। ठीक है, तो ये आपके कार्बन के बारे में। अब इसके बाद में आगे लिखिए, कार्बन के अपर रूप। हाँ, कार्बन के अपर रूप। लिखिए, कार्बन के निम्न दो प्रकार के अपर रूप होते हैं। कार्बन के निम्न दो प्रकार के अपर रूप होते हैं। पहला लिखिए, क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप। अपर रूप मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा तत्व होता है कोई, उस तत्वों के भौतिक गुण क्या होते हैं, दिखने में वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो लगभग सारे भौतिक गुण और भौतिक गुण तो क्या होते हैं? असमान होते हैं। दिखने पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इसका अपर रूप है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण तो सॉरी भिन्न भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अपर रूप किसको कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनकी भौतिक अवस्था क्या हो, भौतिक गुण क्या हो, बिल्कुल अलग अलग हो, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो? समान हो।
तो ये कहलाते हैं अपर रूप। लिखवाई नहीं थी क्या पहले परिभाषा इसकी? चलो अपर रूप के लिख लो। देखो किसी एक ही तत्व के ऐसे रूप, किसी एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनके सभी भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सामान्य रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु सामान्य रासायनिक गुण समान होते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए लिख लें ताकि वो क्रिस्टलीय अपर रूप वाला हो जाए कि कार्बन के निम्न 3 क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कार्बन के निम्न 3 क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। पहला लिखिए हीरा, दूसरा लिखिए ग्रेफाइट, तीसरा लिखिए फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन। पहली हेडिंग लगाइए हीरा, डायमंड यानी कि देखो हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कार्बन चतुष्फलकीय संरचना में आपस में जुड़ते हैं। चतुष्फलकीय संरचना में आपस में जुड़ते हैं। देखिए ये होती है चतुष्फलकीय संरचना, एक ऊपर और 3 इस प्रकार से, इसको चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं। अगर आप इन सब को मिला दें तो मिलाने पर जो बनेगा उसको चतुष्फलकीय कहते हैं। लेकिन हीरे में कोई 5 ही कार्बन नहीं होते, अरबों खरबों की संख्या में कार्बन होते हैं और हर कार्बन किससे जुड़ा हुआ रहता है? 4 कार्बन से। यानी कि अब अगर मैं इसको सारा बना दूंगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी संरचना। ये भी 4 से, ये भी 4 से, इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए बात आपके समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा दिया कि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से, हर कार्बन 4 अन्य से जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन चतुष्फलकीय किसको कहते हैं ये आपको थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए हम सिर्फ 5 कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरा हुआ है हीरे के अंदर। ठीक है, इसके बाद लिखिए हीरे में कार्बन
अपने चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन का उपयोग बंध बनाने में कर लेता है। अतः इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अतः इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अतः हीरा विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ ध्यान रखने की बातें यही है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें करंट पास नहीं होगा, करंट नहीं आएगा हीरे के अंदर। दूसरा, संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। एक कार्बन कितने बंध बनाता है? ये आपको दिख रहा है, ये बीच कितने बनाए? अब किनारे वाले के 4 ये भी बनाते हैं। हम दिखाएंगे तो वो उलझ जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगी कुछ। तो इसलिए हमने यहाँ जितनी ज़रूरत है बस उतना ही किया है। तो ये 4 बंध बनाता है, तो 4 बंध बनाता है तो कार्बन के पास होते कितने? 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 होते हैं तो फिर वो ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक है, फिर आगे लिखो। हीरा अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है। इसमें कार्बन का संकरण sp3 होता है। sp3 होता है, का संकरण sp3 होता है। अब इसके उपयोग लिख लें। उपयोग चट्टाने व कांच काटने में, चट्टाने व कांच काटने में, और कॉमा लगा के लिख लो आभूषण बनाने में। देखिए कार्बन कितने बंध बनाता है या कितने जड़ों से बनाता है, उसका एक हिसाब किताब होता है sp3। जैसे अगर वो 4 से जुड़ा है तो वो sp3 होता है, 3 से जुड़ा है अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो sp2 होता है। p कम हो जाते हैं, s तो एक ही रहता है। और अगर 2 से जुड़ा है, मिनिमम 2 से तो जुड़ेगा, कार्बन 1 से तो 4 बना नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम बंध ही कितने होते हैं? 3। तो उसको क्या कहते हैं? sp कहते हैं। तो आपको बस फिलहाल यहाँ, क्योंकि ये संकरण एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अगर पढ़ाया जाए तो 8-10 दिन इस एक चीज़ में लग जाएंगे, और इतना बड़ा लेवल के आपके है नहीं। तो आप बस इतना समझ लें कि ये sp3 वो कितने बंध बनाता है? 4, 1 s और 3 p, यानी कि 4। ठीक है, आगे ग्रेफाइट में भी ये बात आएगी तो आपको उस समय ध्यान रहे कि भाई हाँ क्या फ़र्क करना है हमें। हीरा ध्यान रखना प्रकृति में मिलने वाली सबसे कठोर चीज़ है। किसी भी चीज़ की कठोरता का आपको अंदाज़ा करना हो तो उसमें से कोई 2 चीज़ें हैं, उनमें से कठोर कौन सी है अगर ये पता लगाना हो तो आपको उनको रगड़ के देखना पड़ेगा। जब आप उसको रगड़ेंगे तो रगड़ने पर जो चीज़ हार्ड होगी उस पर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका जो क्या होगी? मुलायम होगी, मतलब कंपेयर में मुलायम होगी, उस पर स्क्रैच आ जाएंगे।
तो इसका मतलब जिस पे स्क्रैच आ गए वो सॉफ्ट है, दो का कंपेयर हो रहा है, ध्यान रखना। तो हीरा सबसे ज़्यादा हार्ड है, हीरे पे कोई चीज़ स्क्रैच नहीं डाल सकती है, प्रकृति में पाई जाने वाली। इसलिए हीरे का उपयोग जो है वो चट्टानों को काटने में और कांच को काटने में, ये जो कांच तस्वीरों वगैरह का जो काम करते हैं, अगर आप उनको देखें उनके पास एक पेंसिल होती है हीरे की, तो वो उस पेंसिल से जैसे उस पर लाइन खींचते हैं वो कांच कट जाता है। कोई वैसे नहीं होती उनके पास, जैसे ये टाइल काटते हैं वैसे कोई मशीन। और इनके वे ये डायमंड से बनती है, जितने भी है ना मार्बल काटने के वो चक्री होती है वो डायमंड। अब हर डायमंड का मतलब वही नहीं होता वो कीमती वाला हीरा, ये भी बात ध्यान रखना आप। ये भी डायमंड रिंग ही होती है जो काटते हैं ना मार्बल, और ये जिनसे काटते हैं टाइल वगैरह वो घूमने वाली, वो भी डायमंड की भी होती है। दूसरी भी आजकल तो देखिए टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, पहले ये भी डायमंड की हुआ करती थी। और हीरे को ध्यान रखना, हीरा वैसे तो एक पत्थर की तरह ही है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हीरे की जो पहचान है वो जौहरी को ही होती है। उसका मतलब यह है कि हीरा अगर ऐसे गली में पड़ा है तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। हीरे को जब आभूषण के लिए काम में लिया जाता है ना, तो वो कारीगरी हीरे को काटने वाले की होती है। हीरे को वो इस तरह से काटता है कि हीरे के अंदर जब लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, वो लाइट वापस बाहर नहीं आ पाएगी। इस कारीगरी से हीरे को काटा जाता है। तो जब लाइट बाहर नहीं आ पाएगी ना वापस, तो फिर वो चीज़ चमकने लग जाएगी। ठीक है ना, ये भी आप लिख लें, बात आ गई तो। हीरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। हीरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये कि वो चला जाता है ना, बकायदा एक लाइटिंग का सिस्टम होता है। इसके लिए अगर आपको वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए एक फिल्म है, वो क्रिस 3 थी या 4 थी, शायद 4 तो आई नहीं है ना, 3 है वो। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करता है। वो जो हीरो ऋतिक रोशन होता है, मतलब वो यंग होता है, वो मर जाता है उस फिल्म में, तो वो उसका बाप उसको वापस जिंदा करने के लिए इस तरह से वो लाइट का मतलब एक वो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मनगढ़ंत जोड़ा है, और वो लाइट का एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसके अंदर उस ग्रह से दूसरे ग्रह से आने वाली जो लाइट होती है, उस लाइट को वो पूरा आंतरिक परावर्तन करके और उसके झटका लगाता है, मतलब इस तरीके से। तो वो आप उस चीज़ को देखना हो तो आप वो सीन उस फिल्म का देख सकते हैं। मतलब उसमें ये पूरी घटना बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी शानदार तरीके से जो है ये दिखाया गया है, वो एक्सपेरिमेंट जो है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, उसमें लाइट जा नहीं पाती है, वापस बाहर नहीं निकल पाएगी, मतलब जिस लक्ष्य पे। तो ये हीरे के कटिंग का कमाल होता है। अगर कटा हुआ हीरा नहीं है तो इस केस में जो है, ठीक है ना, इस केस में आपके जो है हीरा आप पहचान ही नहीं पाओगे कोई हीरा है, पत्थर की तरह ही हीरा होगा उसमें भी। ठीक है, तो ये आपके जो है हीरे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मैं मतलब ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको उस बात को समझना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो ये उसमें दिखाया गया है। मतलब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो थीम है उसको लिया गया है, जो